नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम दिखाएंगे खेती किसानी से जुड़ी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की बैठकों में विभिन्न परियोजनाओं को दी गई स्वीकृति। इनके माध्यम से मिलेगा हजारों लोगों को रोजगार, कहा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। जल जीवन मिशन के तहत 4 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाकर हासिल की गई नई उपलब्धि। गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां 100% ग्रामीण घरों में नल से पहुंचा है पानी। एमएसएमई और स्टार्टअप फोरम भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का हुआ आयोजन। एमएसएमई है अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, नितिन गडकरी ने कहा। इस सेक्टर में 11 करोड़ रोजगार का हुआ सृजन। और केंद्र सरकार ने पंजाब को गेहूं खरीद अवधि को फिर से निर्धारित करने की दी अनुमति। प्रदेश सरकार के अनुरोध पर बढ़ी रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान खरीद की तारीख। अब 10 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक होगी गेहूं की खरीद। फसल तैयार होने में देरी और कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते ये फैसला। ये थी किसान समाचार की सुर्खियां। आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहली खबर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की बैठकों में विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनके माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा तो वहीं लाखों किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने पर है। इस तारतम्य में अनेक परियोजनाओं को निरंतर मंजूरी दी जा रही है। तोमर की अध्यक्षता में हुई अंतर मंत्रालयीय अनुमोदन समिति की बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत मेगा फूड पार्क योजना के तहत 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही 50,000 किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। और अब अगली खबर, जल जीवन मिशन के तहत 4 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाकर एक नई उपलब्धि हासिल की गई है। इस मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसके तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक करीब 7 करोड़ 24 लाख यानी कि 1/3 से भी अधिक ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाया जा चुका है। इस बीच गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां 100% ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंच गया है। इसके बाद तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अथक प्रयास से जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाने का काम जारी है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए सभी ग्रामीण घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने में तेजी से काम कर रहे हैं। भारत सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर परियोजना जम्मू कश्मीर में 58,627 करोड़ रुपए लागत की लगभग 54 विकास परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। इनमें सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, कश्मीरी विस्थापितों के लिए पुनर्वास और कौशल विकास से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। 54 परियोजनाओं में से 20 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष 34 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर बुनियादी विकास वित्त निगम के अंतर्गत लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत की 800 परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। और अब अगली खबर, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक्शन बेस्ड शोध पर केंद्रित शोध परियोजनाओं को शुरू करने के लिए शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं, जिसका उद्देश्य शोध के माध्यम से प्राप्त होने वाले परिणामों को जमीनी स्तर पर लागू करके देश भर में होने वाली आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में सुधार करना है। खाद्य एवं पोषण जैसे विभिन्न पहलुओं सहित महिलाओं एवं बच्चों के विकास और कल्याण से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में इन शोध परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा।
एमएसएमई और स्टार्टअप्स फोरम भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन हुआ। इस वेबिनार को केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इस सेक्टर में 11 करोड़ रोजगार का सृजन हो रहा है। देश की जीडीपी में 30% की इसकी सहभागिता है। हमें आज हमारे गांव गरीब मजदूर किसान रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल सेक्टर में हमें 5 लाख करोड़ की कम से कम इकोनॉमी बनानी है। हमारी स्फूर्ति करके योजना है। 5-5, 6-6 साल मंजूर होने के लिए लगते थे। थोड़ा मैं उसके बारे में कभी बोलता हूँ तो अखबार वाले छापते। मैंने उनको कहा कि अब 3 महीने के अंदर अगर नहीं मंजूर हुआ तो मैं एक नारियल का बोरा और एक सर्टिफिकेट वीआरएस का आपके हाथ में दूंगा और आपको घर जाना पड़ेगा। तो अभी वो 7 महीने पे आया है और मेरा विश्वास है कि मैं 3 महीने में लाऊंगा। और अभी मैंने 50 क्लस्टर इनॉग्रेट किया और 50 कर रहा हूँ 2-4 दिन में। और अभी देश में मेरे हिसाब से 5000 क्लस्टर बनाने हैं। और नितिन गडकरी ने कहा कि भारत सरकार ने नई एग्रो एमएसएमई नीति बनाई है। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत कृषि उत्पादों और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये नीति कृषि एवं किसानों के विकास के लिए महत्वपूर्ण आयाम सिद्ध होगी। एमएसएमई हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है। हमारे टोटल जीडीपी ग्रोथ में हम 30% एमएसएमई कंट्रीब्यूट करती है। हमारे देश का टोटल एक्सपोर्ट 48% जो होता है वो एमएसएमई से होता है और जो एक्सपोर्ट होता है वो 48% एमएसएमई का है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब तक एमएसएमई ने 11 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हैं और स्वाभाविक रूप से आज हमारे देश में हम लोग जो उद्योगों का विकास हुआ है उसमें स्वाभाविक रूप से ग्रामीण भारत जो है, जिसको हम लोग रूरल इंडिया, एग्रीकल्चर इंडिया, ट्राइबल इंडिया कहते हैं, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत नेग्लिजिबल है। विलेज इंडस्ट्री जो है, खादी, ग्रामोद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, इसका हमारा टर्नओवर इस साल 88,000 करोड़ हुआ है। और साथ ही नितिन गडकरी ने ईंधन के आयात पर चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि आज देश में 8 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात किया जा रहा है। अब एथेनॉल जो गन्ने से बन सकता है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस एथेनॉल का पंप भी आने वाला है। यूपी गन्ने का प्रदेश है। अगर यूपी के पेट्रोल पंपों से एथेनॉल आधारित ईंधन मिले तो 8 लाख करोड़ रुपए का आयात कम किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कार्बिंग हमारी अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है। फिर गांव में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसके भी बहुत अनेक प्रयोग हो रहे हैं। अभी मैं अपने क्षेत्र में चीनी मिलें चलाता हूँ 3, तो जहाँ ऑर्गेनिक कार्बन ये 20 है, 0.20 है, वहाँ 25 टन गन्ना हुआ और जहाँ ऑर्गेनिक कार्बन 0.80 है वहाँ 100 टन हुआ। हमारे यहाँ कम से कम 100 किसान ऐसे कि जिनको 100 टन गन्ना हुआ और 100 टन गन्ना यानी कम से कम 2,60,000 और उसमें 70,000 खर्चा गया तो एकड़ में 2 लाख रुपए का फायदा। तो ये मुझे लगता है कि गांव में बेस इकोनॉमी को हम तैयार करें। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अभी गोबर पेंट बनाने का काम शुरू किया गया है। इसके तहत कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, गोबर से किसानों की आय बढ़ाई जा सके और इसके लिए सरकार प्रयासरत है। मेरा एक सपना है कि हर गांव में एक पेंट की फैक्ट्री खोलना है। 12 लाख रुपए की फैक्ट्री है। कुमारप्पा इंस्टीट्यूट जयपुर में इसके बारे में ट्रेनिंग शुरू हुआ है। 7 दिन का ट्रेनिंग होता है, 5,000 रुपये की फीस है। मैं अपने साइट पर ये कैसा बनता है इसकी फिल्म भी डाली हुई है। तो ये जिसके 1 किलो गोबर की कीमत हम 5 रुपये दे पाएंगे, तो अगर 4 या 5 भी जानवर जिसके पास होंगे उसके पास 100 किलो अगर गोबर रोज का आएगा तो कम से कम 500 रुपये रोज की कमाई यानी 15,000 रुपये रोज उसको गोबर बेच के ही मिलेगा।
और नितिन गडकरी ने कहा कि आज खादी का भी विकास हो रहा है। गडकरी ने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देना समय की मांग है। उन्होंने बताया कि आज बायो सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया जा रहा है। इससे 1.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक की बचत होती है। अभी मैंने अपना पहला ट्रैक्टर देश का बायो सीएनजी पर लॉन्च किया। अब एक ट्रैक्टर जब किसान यूज़ करे, इसमें एमएसएमई को बहुत मौका है। अब उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा है। अभी मुजफ्फरनगर में हम लोग बायो सीएनजी के ट्रैक्टर लॉन्च कर रहे हैं। अभी गुजरात में लॉन्च कर रहे हैं। अभी इंद्रप्रस्थ जो गैस कंपनी है भारत सरकार की, वो अभी जिसको मैंने ट्रैक्टर की किट और सब करके रिसर्च करके जिसको मैंने आगे लाया था, वो वहाँ अभी सेंटर शुरू कर रहा है। तो ये एक ट्रैक्टर अगर कमर्शियल यूज़ होता है तो 3 लाख रुपए साल की बचत है, और किसान यूज़ करता है तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की बचत है। तो ये किसान का फायदा होगा तो आत्मनिर्भर भारत में गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण नहीं होगा तो कैसे होगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि जनजातीय अर्थव्यवस्था को समझने की जरूरत है। पूर्वोत्तर में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से बांस से अगरबत्ती, आइसक्रीम स्टिक बनाई जा रही है, जिसके लिए स्फूर्ति योजना में अनेक क्लस्टर्स खोले जा रहे हैं। इस योजना के तहत 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। अब हमारे बाम्बू से हमने अगरबत्ती की काड़ियाँ बनाने का मैन्युफैक्चरिंग हब नॉर्थ ईस्ट और आसाम को बनाने का तय किया है। वो बाम्बू वहाँ काफ़ी अवेलेबल है। हमने 4,000 करोड़ की अगरबत्ती की इंडस्ट्री है, 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार है। अब अगरबत्ती हमने चाइना में बिल्कुल इतना डिफिकल्ट कर दिया कि कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता। अब ये आइसक्रीम खाने वाले चमचे भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे। तो मैंने कहा कि हमारे देश में क्या चमचों की भी कमी है कि चमचे भी बाहर से लाने पड़ रहे हैं। तो अब हम ये बाम्बू है, अब ये बनारस का सिल्क, आप जब वाराणसी के हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये सिल्क भी चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। क्या हम ये सीरीकल्चर तैयार नहीं कर सकते हमारे यहाँ? इसके अलग अलग प्रकार के फैशन डिजाइन के कपड़े नहीं तैयार कर सकते? और अब अगली खबर, बंगाल की खाड़ी से चली निचली सतह की तेज दक्षिण पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के कारण 30 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2021 के बीच खासकर 30 और 31 मार्च के दौरान अधिकतम सक्रियता के साथ पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग स्थानों पर गरज और बिजली चमकने के साथ काफ़ी व्यापक रूप से लेकर वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 29 मार्च और 1 अप्रैल को कहीं कहीं भारी वर्षा और 30 और 31 मार्च को कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा होने की काफ़ी संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 1 अप्रैल को कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने पायलट कोहाट की सफलता के बाद IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM जम्मू, IIM कोझिकोड, IIM लखनऊ, IIM नागपुर, IIM रांची, IIM उदयपुर और IIM विशाखापट्टनम के सहयोग से महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप यानी कि MGNF 2021-23 लॉन्च करने की घोषणा की है। ये कौशल विकास एवं कौशल योजना निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जिला अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी से IIM में क्लासरूम सेशन को संयोजित करने के लिए युवा गतिशील व्यक्तियों के लिए एक अनोखा अवसर है। पिछले वर्ष आरंभ किए गए इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन बहुत सफल रहा है और इसे विभिन्न हितधारकों से सराहना भी प्राप्त हुई है। और अब आइए देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें फसलों की देखभाल और अपने खेती किसानी का काम। बिहार के किसान मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई पूरी कर लें। बिहार के किसान अभी के समय सरसों की कटाई कर सकते हैं। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि उपज को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। वहीं झारखंड के किसान मूंग की बुआई का काम करें। ओडिशा के किसान टमाटर की तुड़ाई करें। इसके साथ ही यहाँ के किसान सरसों की कटाई जारी रखें। ओडिशा में अभी के समय आलू की खुदाई भी कर सकते हैं। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ के किसान अभी तिलहन और दलहन की कटाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की कटाई भी जारी रखें। छत्तीसगढ़ के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई करें।
वहीं मध्य प्रदेश के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। वहीं गुजरात की बात की जाए तो उत्तरी गुजरात में किसान जीरा और अरंडी की कटाई पूरी कर लें। साथ ही मध्य गुजरात में सरसों, मटर और धनिया की कटाई पूरी कर लें। यहाँ के किसान आलू की खुदाई भी कर सकते हैं। मध्य गुजरात के किसान इस समय प्याज की रोपाई कर लें। वहीं सौराष्ट्र के किसान गेहूं की कटाई कर लें। अभी के समय सौराष्ट्र में धनिया और मटर की कटाई भी कर सकते हैं किसान। हाल ही में जारी एक आदेश में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राज्यों के कल्याण बोर्ड SWB को BOC श्रमिकों को वस्तुएं और घरेलू सामान वितरित नहीं करने और उसके बदले में सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि DBT के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में 22 मार्च 2021 को राज्यों के प्रमुख सचिवों श्रम आयुक्तों और राज्य BOC श्रमिक कल्याण बोर्ड को आदेश भी जारी किया गया है। यह आदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों की धारा 60 द्वारा दी गई शक्तियों के तहत रोजगार और सेवा की शर्तों के नियमन अधिनियम 1996 के तहत दिया गया है। अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों के कल्याण बोर्ड यानी SWB के माध्यम से निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और काम करने की अन्य शर्तों को विनियमित करना है। और अब एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने पंजाब को गेहूं खरीद अवधि को फिर से निर्धारित करने की अनुमति दे दी है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान गेहूं की खरीद की अवधि फिर से निर्धारित करने का अनुरोध किया था। ऐसा राज्य में फसल के तैयार होने में देरी और कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के चलते किया गया। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा विचार करने के बाद इसको अनुमति दे दी गई। इसके तहत अब पंजाब में 1 अप्रैल 2021 से 25 मई 2021 की जगह 10 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक गेहूं खरीद की अवधि को फिर से निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का पड़ोसी जिला बाराबांकी कभी अफीम का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब देशी विदेशी फूलों की खेती के बेल्ट के रूप में भी ये जाने जाने लगा है। आखिर ये बदलाव हुआ कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये बाराबंकी जिले के किसान हैं। ये किसान परंपरागत खेती से हटकर सब्जियों के साथ गेंदा बिजली के फूलों की खेती भी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। बाराबंकी जिले के युवा किसान प्रमोद वर्मा स्नातक की पढ़ाई के बाद इस पेशे से जुड़े। इन्होंने बड़े पैमाने पर सब्जियों के साथ गेंदा और बिजली के फूलों की खेती के माध्यम से अपनी तकदीर बदल दी। मैं धान गेहूँ की खेती पहले करता था, उसमें फ़ायदा बहुत कम होता था, नुकसान ज़्यादा होता था। उससे हट के मैंने उद्यान विभाग से संपर्क किया। वहाँ से हमें सब्जियों की खेती, फूलों की खेती के बारे में जानकारी मिली। तो हमने पहले सब्जी की खेती की, धीरे धीरे करके हमें फूल पौधों के बारे में जो है जानकारी मिली, उधर रुझान बढ़ता गया। अब मैं फूल की खेती, सब्जी की खेती, केले की खेती कई प्रकार की थोड़ी थोड़ी करके कर रहे हैं। उससे हमें फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। इस तरह से सभी किसान भाई अगर खेती करें तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होगा। अब की बार हमें जो है नया पौधा एक मिला है बिजली नाम का, वो उसमें उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। प्रमोद वर्मा ने अपनी सब्जियों की खेती के साथ ही पिछले साल 2 बीघे में गेंदे के फूल की खेती की, जिसमें अच्छा खासा मुनाफा कमाया। इस बार क्षेत्रफल बढ़ाते हुए प्रमोद 1 एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं। प्रमोद जिले में युवा किसानों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। इनके द्वारा की जा रही सब्जियों और फूलों की खेती देखने के लिए दूसरे जिलों के भी किसान आ रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके से ये खेती करते हैं। बहुत अच्छी गेंदे की खेती इनके द्वारा की जा रही है। और प्रमोद वर्मा तो वैसे भी प्रगतिशील किसान हैं, आज से नहीं 20 साल से सब्जी की खेती कर रहे हैं। लेकिन इधर जो मैं परिवर्तन देख रहा हूँ कि फूलों की खेती की ओर इनका रुझान बढ़ा है। गेंदे की खेती कर रहे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और मैं देख रहा हूँ 1 एकड़ में इनके द्वारा गेंदे की खेती की जा रही है। और साथ ही साथ प्रमोद वर्मा द्वारा नई बिजली फ्लावर की खेती भी की जा रही है। प्रमोद जी ने बताया कि बहुत अच्छा मुनाफा इससे प्राप्त हो रहा है। सब्जियों और फूलों की खेती के बनिस्बत परंपरागत खेती में मुनाफा कम होता है। प्रगतिशील किसान ने जब बात समझी और उद्यान विभाग से संपर्क किया, जहां सब्जी और फूलों की खेती की जानकारी हासिल कर इस प्रयोग की शुरुआत की। वहीं किसान प्रमोद द्वारा की जा रही सब्जी और फूलों की खेती को देखने आए चिया सीड की खेती करने वाले प्रगतिशील किसान हरीश चंद ने इसकी सराहना की। मुझे पता चला कि प्रमोद जी एक बहुत अच्छे किसान हैं और सब्जियों की बहुत अच्छी खेती करते हैं।
सब्जियों की खेती के बाद इन्होंने मुझे दिखाया गेंदे की खेती, जो कि जिससे कि मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। जैसा कि इन्होंने बताया कि गेंदे की खेती से मुनाफा 4 से 5 गुना बढ़ जाता है और इन्होंने लगभग 80 रुपये किलो तक भी गेंदे के फूल बेचे हैं। तो मुझे लगता है ये खेती जो है किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और मैं भी सोच रहा हूँ कि इस बार चल के मैं भी प्लान करूँ कि ये गेंदे के फूल लगाऊँ। साथ में मैं देख रहा हूँ इन्होंने बिजली नाम के फूल लगाए हैं, वो भी बहुत ही इम्प्रेसिव है। इनकी खेती देख के मैं बहुत ही मोटिवेट हुआ कि ऐसी खेती करने से हमारे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है पारंपरिक फसलों से, और इससे जो है उनका सपना भी साकार हो सकता है। आज समय की मांग है किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए इस तरह के नवाचार और अनुभव प्रयोग करते रहें, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। जाहिर है इस तरह के प्रयोग दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो फूल की खेती आपको फ़ायदा बिल्कुल पहुंचा सकती है। और एक और फ़ायदे की खेती की बात करते हैं, किसान इस बदलते मौसम में कैसे करें बैंगन की खेती। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। मार्च में बैंगन की बुआई की जा सकती है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती हैं और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। और अब बात आज़ादी के अमृत महोत्सव की दांडी यात्रा की। 12 मार्च को प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने के मौके पर अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। इसी मौके पर अहमदाबाद में उन्होंने नमक सत्याग्रह के योगदान के मद्देनज़र दांडी के लिए यात्रा को भी रवाना किया था। ये यात्रा उन्हीं जगहों से गुजरती हुई भरूच के मंगरोल तक पहुंच गई है, जहां गांधी जी ने साल 1930 में 12 मार्च को अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से इस यात्रा को शुरू की थी और 24 दिन की पदयात्रा और 390 किलोमीटर की दूरी तय करके वो नवसारी के छोटे से गांव दांडी में 6 अप्रैल को पहुंचे थे। मंगरोल में गांधी जी ने ग्रामवासियों को अपने ही गांव में नमक बनाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने स्वराज के लिए विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और चरखा पर कपड़ा बुनने की सलाह दी। गांधी जी ने स्वराज हासिल करने के लिए नमक बनाने और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार को सबसे बड़ा हथियार बताया। गांधी बापू जब यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला कि हमारी लड़त तो शुरू हो चुकी है, मैं किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता हूँ, पर ग्रामजनों ध्यान में रखना कि परदेसी चीज़ों का बहिष्कार करना, सिर्फ स्वदेशी चीज़ें ही यूज़ करना और हमारे हाथ से बना हुआ नमक का ही इस्तेमाल करना। ये संदेशा गांधी बापू ने ग्रामजनों को 27 मार्च को मंगरोल में दिया था। 28 मार्च 1930 मंगरोल से गांधी जी पदयात्रियों के साथ मार्च करते हुए रायमा पहुंचे। रायमा में स्थानीय निवासी नाथू काका के घर भोजन किया और नरोत्तम नाम के नाई के यहाँ दाढ़ी बनवाई। नरोत्तम भाई के घर आज भी दाढ़ी बनाने के वो सारे सबूत मौजूद हैं जिसे उनके पुत्र ने सहेज कर रखा है। गांधी जी की दाढ़ी बनाने के कारण अंग्रेजों ने नरोत्तम भाई की जमीन हड़प ली थी। हमारा फादर नरोत्तम भाई दाढ़ी बनाई थी
ગાંધી બાપુની તે સમયે અંગ્રેજોની બહુ જુલમ હતો. આ ગામમાં જમવાનું ભોજન બનાવ્યું હતું એ સમયે તળી ધાક હતી. તે વખતે ગાંધી બાપુની દાઢી મારા વાળ દાઢી મારા ફાધરે બનાવેલી. તે વખતે 5 એકર જમીન अंग्रेजों ले ली थी. रायमा में दांडी यात्रा में निकले पदयात्रियों का जोरदार स्वागत हुआ. स्थानीय महिलाएं सुबह से ही फूलों से उस पथ को सजाने में जुटी थी जहां से होकर पदयात्रियों को गुजरना था. बच्चे गांधी जी बनकर स्वागत में तैयार खड़े थे. रायमा में दोपहर गुजारकर पदयात्री शाम तक भरूच जिले को पार कर सूरत जिले के उमराची पहुंचे, जहां स्थानीय निवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया. उमराची में पदयात्रियों के लिए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय सांसद दर्शनाबेन और सूरत के जिलाधिकारी डॉक्टर धवल पटेल मौजूद रहे. तारीख में दर्ज है कि 28 मार्च 1930 को महात्मा गांधी सुबह 9 बजे रायमा पहुंचे थे और रायमा में नरोत्तम भाई के यहाँ महात्मा गांधी ने दाढ़ी बनाई थी. नरोत्तम भाई के पुत्र ने दाढ़ी बनाने के सभी सामान को अभी तक सहेज कर रखा है. और यहाँ के स्थानीय निवासी ये भी बताते हैं कि यहाँ के नाथू काका के यहाँ गांधी जी दोपहर का विश्राम भी किया था और खाना भी खाया था. कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, रायपुर. तो ये अमृत महोत्सव की ये दांडी यात्रा और इसी के साथ किसान समाचार बुलेटिन में आज के लिए इतना ही. हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन कल फिर होगी किसान समाचार में आपसे मुलाकात. नमस्कार.